नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत का स्पेशल एपिसोड। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने गांव की गलियों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में एक स्थापित सफर पूरा किया है। उन्होंने गांव की पहचान को दिल्ली तक पहुंचाया, राजनीति में अपने कदम जमाए, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। अब राजनीति के माध्यम से रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आलोक पांडे जी। आपका स्वागत है। नमस्कार विवेक जी, आपका भी और ग्लोबल भारत के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आलोक जी, आप आज यहाँ पर बैठे हैं लोगों से अपनी उपलब्धियों के विषय में, आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें, इसके विषय में बात करेंगे। हमारा पहला सवाल आपसे है, गनईडीह जैसे छोटे गांव से सुप्रीम कोर्ट तक यह सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? वह कौन सी घटना थी जिसने आपको रास्ता बदलने या कुछ बड़ा करने को मजबूर कर दिया? किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक सामान्य से परिवार में, एक सामान्य से गांव में पैदा होता है, उसके लिए पूरा जीवन एक चुनौती ही होता है। हर कदम एक चुनौती होती है। गनईडीह में पैदा हुए के बाद सरायगने स्कूल से प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद जब केपी कॉलेज में एडमिशन हुआ तो एडमिशन के साथ जो संघर्ष का दौर शुरू हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के गलियारे तक गया। और ये कैसे हुआ, ये तो शायद ईश्वर प्रदत्त ही कहा जाएगा, क्योंकि गनईडीह से जब हम प्रतापगढ़ आते थे तो मैक्सिमम 4 से 5 महीने हम लोग नाव पार करके आते थे खीरीबीर घाट से, और साधु बाबा नाव पार कराते थे और उससे फिर हम लोग दयाचलेपुर से होते हुए चले आते थे। और 3-4 महीने जो बरसात के होते थे उसमें हम लोग मोहली और चिलबिला, पिपरी मोहली चिलबिला होते हुए आते थे। तो अध्ययन का दौर भी संघर्ष का रहा। उसके बाद जब इंटरमीडिएट पास हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, लॉ 5 ईयर्स का कोर्स शुरू हुआ था, दूसरा बैच हम लोगों का था। वहां से लॉ की, फिर 2002 में कोशिश करी कि अपने ही धरती पर वकालत करेंगे, लेकिन परिस्थितियां कह लीजिए, या जैसे कहते हैं ना कि जहां जिस जगह के दाना पानी लिखा होता है, तो उन परिस्थितियों के साथ बहते बहते और ईश्वर प्रदत्त योजनाओं और प्रेरणा से दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में भी अथाह संघर्ष के बाद एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत संघर्ष के बाद मंजिल का सोपान प्राप्त होता है। तो पूरा जीवन चुनौतीपूर्ण रहा और आज तक चुनौतियां ही हैं और उन चुनौतियों से संघर्ष किया ही जा रहा है। आरएसएस से आपका जुड़ाव कब हुआ और भाजपा को ही आपने अपनी कर्मभूमि क्यों चुना? हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे लगता है कि मैं कक्षा 3 या 4 में पढ़ता था। उस समय में हमारे गांव में वर्तमान जो खंड कारवां हैं, राजू भाई साहब और ओम प्रकाश दुबे, वो एनटीपीसी में बाद में इंजीनियर हुए, अभी रिटायर होके आए हैं। इन लोगों ने गांव में सरायगने स्कूल में शाखा लगाना शुरू किया। तो बाल आकर्षण वर्ष कह लें या वैचारिक जीवन में पारिवारिक संस्कार इस तरीके से थे कि धार्मिक, सामाजिक रूप से हम लोग सक्रिय थे बचपन से उस तरीके, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन भी उसी वक्त की प्रेरणा है, तो हो सकता है उसकी प्रेरणा रही हो। हम लोग शाखा जाने लगे। शाखा जाते जाते फिर वहां से जिस तरीके से जो आचार व्यवहार मिला उसी में रमते बसते चले गए। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय गए तो वहां विद्यार्थी परिषद में वर्तमान हमारे प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह जी महामंत्री और अध्यक्ष बने। और जब हमारा एडमिशन हुआ उस समय समाजवादी छात्र सभा से अरविंद सिंह जी अध्यक्ष होते थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, और उसके जस्ट बाद संतोष सिंह जो अभी प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य हैं, ये हमारे अध्यक्ष बने। तो वातावरण वहां का भी, कैंपस का भी वातावरण विद्यार्थी परिषद के आसपास ही रहे हम लोग अपने वैचारिक। उसके बाद दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में लीगल सेल से जुड़ गए। लीगल सेल में पटियाला हाउस यूनिट में काम किया। राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य रहा 2010 से। राघवेंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक थे, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल रहे वो, और वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक थे। उनके साथ हमें 4 वर्षों तक काम करने का मौका मिला और उस समय ऐतिहासिक काम भी हम लोगों ने किया। ताल कटोरा में अधिवक्ताओं का
सम्मेलन पहली बार तालकटोरा में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उद्भव से लेके और 2010 में पहली बार मतलब एक अधिवक्ताओं का इतना विशाल सम्मेलन हुआ, उस सब में भी हम लोगों की भूमिका रहे। उसके बाद मैं एग्रीकल्चर फाइनेंस कमेटी में चला गया किसान मोर्चे की, तो उसका राष्ट्रीय संयोजक के नाते काम किया धनखड़ जी के समय में, विजयपाल तोमर जी के समय में। उसके बाद जब आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना, सह-प्रभारी हिमाचल और राजस्थान का बना। उसके बाद उसी में काम की गति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हमको राष्ट्रीय मंत्री बनाया। तो ये एक राजनीतिक सोपान में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो यात्रा शुरू हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भरपूर सम्मान और काम करने का अवसर दिया। आप गांव की परिपाटी को जीवंत करने की बात करते हैं, इसके लिए आपने अभी तक जमीनी स्तर पर क्या और कितना काम किया? देखिए, मेरा ही नहीं, प्रतापगढ़ का हर वो व्यक्ति जो प्रदेश में है, उसके पूरे जीवन जीने की कला में गांव बसता है, उसके आभा मंडल में जीवन में गांव बसता है। और इसके प्रेरणादायक बहुत से लोग हैं। मैं जब दिल्ली में वकालत करने गया तो अपने ही पड़ोस के हैं जैन मिश्रा जी, IAS रहे हैं, उनके घर जाने का सौभाग्य मिला। तो उनके घर में जिस तरीके का वातावरण देखा मैंने, जिस तरीके से अवधि के प्रति उन सबका प्रेम देखा, अपने माटी का प्रेम देखा, अपने लोगों के प्रति प्रेम देखा, तो उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि इतना बड़ा व्यक्ति जिसका घर उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बगल में उनको घर आवास मिला हुआ था, और उनके घर में वो तुलसी और नीम और जो गांव से आ रहे हैं उनकी उस तरीके की सेवा सुसवा और अपने वातावरण के हिसाब से बातचीत करना, हमसे उन्होंने 20 मिनट 25 मिनट संवाद किया था और सब अवधि में किया था। तो मुझे उन सबसे बड़ी प्रेरणा मिली और इसी कारण से मैं ग्रामीण जनता के बीच में अपने आप को सहज पाता हूँ। और जहां तक आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी माटी और अपनी परिपाटी को किस तरीके से जीवन जीने का प्रयास किया, तो रानीगंज विधानसभा में सर्वप्रथम मैंने अपनी माटी और परिपाटी को स्थापित करने के लिए मेरा गांव मेरा तीर्थ एक योजना लेके मैं आया। और मैं बड़े गर्व के साथ आज आप सबको बता रहा हूं कि वो योजना का ये प्रभाव मिला है कि बहुत सी माताएं बहनें मुझे सिर्फ इसलिए आशीर्वाद देती, भैया तोहरे वजह से हमारा लड़कियां परदेश से आवेला, यही मेरी कल्पना थी और वो निरंतर चल रहा है। अभी थोड़ा विराम हुआ था, खेती बाड़ी में सब इन्वॉल्व थे, इसलिए वो फिर इस महीने से अग्रसर हो जाएगा। और कई कार्यक्रम लगभग हम लोगों ने 10-12 बड़े छोटे कार्यक्रम मिला के किए और उसकी बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। गांव के चौरे को हमने आधार बनाया, सामाजिक समरसता को हमने केंद्र बिंदु बनाया और सभी जाति वर्ग समाज को लेके जो उस गांव क्षेत्र में निवास करते हैं उन सबको ये एहसास कराया कि हम सब लोग एक ही थे। इस चौरे की शक्ति के साथ हम लोगों का जीवन यापन एक दिशा में चलता था, तो हमें वही परंपरा डालनी है और लोगों ने उसको सहज मन से स्वीकार किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपने बहुत सारी गरीब बच्चियों की शादी में भी सहयोग किया है, कई गरीब बच्चियों का कन्यादान भी खुद किया है। देखिए, भारतीय सनातन व्यवस्था में दान में सबसे उच्च कोटि का दान जो है कन्यादान है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत से मीडिया के बंधु उस गतिविधि में लगे थे और एक आकस्मिक घटना है वो कि मैं शेखोपुर से प्रतापगढ़ की तरफ आ रहा था। तब तक एक मीडिया चैनल पे मैंने एक न्यूज रिपोर्ट देखी कि एक परिवार, ये गांव है पटखान, यहीं अपना पृथ्वीगंज से बस एक आधा किलोमीटर पटखान, हाँ पूरनपुर पटखान। तो वहाँ के एक परिवार का एक संदर्भ चल रहा था एक न्यूज चैनल में, वो अपने लोकल न्यूज चैनल ही हैं शिखर तक वालों का, वो शुक्ला जी का। तो उसमें मैंने देखा तो मैंने बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि यार ऐसी परिस्थिति में भी क्या इतना सच में। तो वो सच को प्रमाणित करने के लिए मैं उस स्थान पर ईश्वरीय प्रेरणा से चला गया। जब मैं गया तो मैं आपको बताऊं कि अपने जीवन का सबसे बड़ा दंश और डर और आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य था। पहली बार मेरे जैसे दृढ़वान, मैं अपने आप को बड़ा दृढ़ता का आधार मानता हूं, मैं बहुत जल्दी घबराता नहीं, बहुत जल्दी विचलित नहीं होता, बहुत जल्दी मैं चीजों से भागता नहीं हूं। लेकिन उस दिन मेरे दोनों पैर लड़खड़ाए हैं और बहुत वर्षों के बाद, शायद मैं बचपन में रोया हूंगा, उस दिन मेरी आंखों से आंसू आए।
लेकिन आलोचक तो कहते हैं कि यह सब आप राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। अब देखिए कौन क्या कहता है, वो उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है और न मैं उससे मेरा काम रुकने वाला है। अगर आलोचक ये कहते हैं कि वो राजनीतिक लाभ के लिए था, तो ऐसे उन लोगों के लिए भी तमाम सोपान खुले हैं। वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबके लिए था। वो आलोक पांडे के मोबाइल में अकेले नहीं आ रहा था दृश्य, सबके लिए वो राजनीतिक अवसर था। अगर राजनीतिक रूप से स्वरूप में देखते हैं तो राजनीतिक अवसर वो तो सबके लिए खुला था, लोग चले जाते करते, तो उसमें किसी ने किसी को मनाही भी नहीं की थी। जो गया, मेरे जैसे बहुत से राजनेता गए, बहुत से सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग गए, कोई किसी को मना नहीं किया। वो कोई आलोक पांडे की योजना नहीं थी, आलोक पांडे का काम नहीं था, वो समाज का काम था और समाज ने मिलकर उसको भरपूर तरीके से पूर्ण किया। सर्वप्रथम उस परिवार को डीएम साहब ने बुलाया, जिलाधिकारी महोदय ने, उन्होंने जो सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना था वो किया। उसमें भी मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब एक परिवार ऐसा है, उसकी हम कुछ मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा लेके आए, ये कर देंगे। लेके गए, उन्होंने कर दिया। उसके बाद समाज से उस चैनल ने आह्वान किया, समाज जुड़ गया, मैं भी जुड़ गया। मेरी भी जो जैसे समाज की भूमिका थी वैसे मेरी भूमिका थी। मेरा अपना प्रोजेक्ट थोड़ी था कि मैं अकेले कर रहा था, समाज कर रहा था। सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण वो शादी, और एक शादी जो वहां कैलाडी में हुई खुशी दुबे की, वो भी ऐसी थी। उसमें मेरी बड़ी छोटी सी भूमिका थी मेरी, बाकी तो सब समाज ने किया। हाँ, लेकिन समाज को प्रेरित करने का और उनको जो है धन्यवाद करने का दायित्व तो मैंने दिया। और जो मेरे पास संसाधन थे, और हो सकता है अगर समाज अग्रसर नहीं हुआ होता तो हम लोग अग्रसर हो गए थे, तो समाज को हम लोग भी प्रेरित करते कि आप आइए और इसको कीजिए। तो मैं उसका कोई श्रेय खुद नहीं लेना चाहता हूं और न मेरे को उसका कोई श्रेय है। वो समाज में, हाँ ये हो सकता है मैं पहले चला गया, तो उसके नाते अगर कोई आलोचना कर रहा है तो भाई अगर कोई चीज दिखेगी और सामाजिक जीवन में मैं जी रहा हूं तो मेरा दायित्व है और मैं जाऊंगा। और मैंने कोई ऐसी सिर्फ रानीगंज में नहीं, और भी जगह पे जहां हो रहा है वहां जा रहा हूं। और ये तो सगल बन गया है भाई साहब, जीवन जीने का एक पद्धति बन गई है कि अगर ऐसी कुछ चीजें हो तो वहां जाओ, एक नया अनुभव मिलता है और समाज के प्रति आपका विश्वास दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। समाज में आज भी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले हैं, ये दृढ़ निश्चय समझ में आता है इन घटनाओं से। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा और सुखद अनुभव रहा है। और इसमें मैंने ये देखा कि पूरा समाज, जैसे पहले बेटी की शादी में सब लोग तत्पर हो जाते थे, आज भी वैसा ही समाज है। हमारे समाज में कोई परिवर्तन नहीं है, बस समाज को सही दिशा में समाज के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आपकी छवि एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा आपकी दबंगई की भी होती है। सफेद और काले में क्या मामला है? देखिए भैया, एक कहावत है कि हम लोग जो मलैया पाड़े हैं, ये लड़ने झगड़ने से उत्पत्ति हुई है हमारा इतिहास बहुत छोटा है लेकिन बहुत कटु इतिहास है। हम लोग जिस जगह से उत्पन्न हुए हैं, मल्लाओं गांव है, देवरिया के पास है। तो हम लोगों का छोटा सा गांव होता था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे और सांस्कारिक जीवन जीते थे। हमारे पास एक कुआं था, जिस कुएं का पानी पीने मात्र से जिनको गर्भ नहीं धारण होता था उनका गर्भ धारण हो जाता था। ऐसा इतिहास पूर्वज बताते हैं और वही बचपन से सुनते हुए हम लोग आए हैं। और हमारे मामा का घर प्रतापगढ़ था, हमारी ननिहाल प्रताप, मलैया पहाड़े लोग जितने भी हैं पूरे प्रतापगढ़ में, इनके मामा का आवास था ये प्रतापगढ़। तो एक राजा साहब हुए, राजा साहब का नाम आज याद नहीं है, मेरे पास था वो रिकॉर्ड है, लेकिन अगर आज आपने इस तरीके से कुछ कहा होता तो हम जरूर उस पर तैयारी करके आते। लेकिन जो उसका सारांश ये है कि राजा साहब की पूरी सेना और उनकी रानी साहिबा उस जल के पान करने के लिए वहां गई, लेकिन क्योंकि उस दिन शस्त्र पूजन का दिवस था तो हमने मना कर दिया कि आज पानी नहीं पिया जा पाएगा। तो उनको हमने मना किया। दूसरे दिन उनकी सेनाएं, क्योंकि हमारे उस दिन शस्त्र पूजा चल रही थी, हमने शस्त्र नहीं उठाया, तो समूल रूप से हम सबका विनाश कर दिया गया था वहां। एक माँ अपने बच्चे को लेके अपने नानी के यहाँ आई थी, यही, और सौभाग्य से वो रानीगंज विधानसभा का ही एक गांव है, तो वहां लेके वो आई थी। तो वो अनिरुद्ध जो पांडे जी थे, वो अपने मामा के यहाँ से जब बड़े हुए तो मल्लाव गए और उन्होंने अपनी सेना तैयार करी। उस राजा से वो मल्लाव को, लोगों को सुरक्षित किया और उस
समय तक हम काफी बिखराव की स्थिति में आए थे, तो हम एक धनुष कोटि के स्वरूप में यहां से लगा के और रीवा और सतना तक बसते चले गए। तो दबंगई तो डीएनए में है, लेकिन संस्कार जो है वो ब्राह्मणों के हैं। तो सामाजिक समरसता के साथ हर व्यक्ति के सम्मान के साथ सम्मान देना और सम्मान पाना दोनों व्यक्ति का अधिकार है। और इसमें अगर कहीं कोई ऊंच नीच होती है तो भाई वो अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना, अगर दबंगई को उसमें आप प्रमाणित करते हैं तो हो सकता मैं हूं। आपके ऊपर एक विधवा महिला की जमीन का कब्जा का भी आरोप पूर्व विधायक जी ने लगाया था, क्या मामला है? देखिए भाई साहब, पूरे जीवन में मेरे पिताजी कहते थे कि अगर सामाजिक राजनीतिक जीवन जीना है तो फूलों की माला पहनने की अगर क्षमता रखना तो जूतों की माला भी ध्यान में रखना। आज तक तो पूरे लाइफ के कार्यक्रम की स्थिति में, कार्य की स्थिति में, कार्य क्षेत्र की स्थिति में एडिशनल एडवोकेट जनरल तक हरियाणा सरकार का रहा, 3-3, 4-4 राज्यों का सरकारी वकील हूँ, कई PSUs का वकील हूँ और कई कंपनियों का अटॉर्नी हूँ। मतलब उनका फाइनेंशियल छोड़ सारी अथॉरिटी मेरे पास है। तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप जिसने किया है उसके लिए कानून के दरवाजे थे और वहां मैं चला गया। तो अब जब भविष्य में जो उसमें होगा वो पता चलेगा। जिन्होंने आरोप लगाया उनके पास क्या आधार है क्या नहीं है, वो कानून के कटघरे में मैं भी गया हूँ, कानून के दरवाजे पर न्यायालय में वो भी आएंगे। अगर उनके पास कोई इस तरीके का प्रमाण होगा तो देखा जाएगा। वैसे तो मेरी जानकारी में ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन जीने आ रहा हूँ तो इतना घृणित काम नहीं कहेगा। वैसे भी हम सबके आराध्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ही है, जेके भावना जेके रही भावना जैसी ते देखी प्रभु मूरत वैसी। तो जैसा आचरण होगा, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, जिसके पास जो जैसा होगा वो वैसे आज आरोप प्रत्यारोप करेगा। तो उस विषय पे, क्योंकि वो मैं उसके लिए जो आप जिस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं, मैं उसके लिए पूर्व में ही न्यायालय जा चुका हूँ, न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है। तो वो जून में डेट आ रही है, तो वो जब होगा तो देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में शिवाकांत ओझा, धीरज ओझा, राम श्रवण शुक्ला जैसे राजनीतिज्ञ हैं और आपके सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वाली ग्लोबल छवि, वो यहाँ रानीगंज में लोकल के रूप में कैसे चली? अरे इस जगह आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, आपने जिनका जिनका नाम लिया है वो सब मुझसे श्रेष्ठ है, कई मायने में श्रेष्ठ है। एक तो लोग उम्र में बड़े हैं। आदरणीय शिवाकांत ओझा जी, जब मैं बचपन में काकाहारा पढ़ता था तो वो राजनीतिक सिस्टम को प्राप्त कर चुके थे, जो मैं आज प्रयास कर रहा हूं पाने का। उन्होंने कई बार उसको प्राप्त कर लिया है, वो भी श्रेष्ठ हैं। आदरणीय राम श्रवण जी, मैं बार का वाइस प्रेसिडेंट ही रहा, वो बार के महामंत्री रहे और प्रयागराज जैसी बार के महामंत्री रहे, एक बार रानीगंज विधानसभा के विधायक रहे, तो वो भी श्रेष्ठ हैं। आदरणीय धीरज ओझा जी संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, एक बार विधायक रहे हैं, एक बार विधायकी के टिकट पाके कुछ वोटों से रह गए हैं। तो ये सब मेरे से श्रेष्ठ हैं और मेरा भी प्रयास उसी क्षेत्र में है। और रही बात ग्लोबल छवि, कुछ नहीं होती है। मैं उसी माटी में पैदा हुआ हूं और वही माटी मेरे अंदर जीती है, वही माटी मेरे को प्रेरणा देती है जीवन में। जो ग्लोबल छवि का आधार है वो मेरी वो गनईडी के आंगन की माटी ही है, जिसने मुझे इस रूप में अपने आप को स्थापित करने का मौका दिया है। और जितने दिन से हम आए, भाषा से, संस्कार से, आचार से, व्यवहार से, पूरे राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में रानीगंज परिवार में जो तरीके से टहरत है और जो तरह से लोग हमसे मिलत जुलत आए, जो तरह से एक दूसरे का आदान प्रदान है, संस्कारों का, आपस में सम्मान का, प्यार का, हम बहुत आसक्त ना होते हैं कि हमका टिकट मिलता है ना मिलता है। अब मैं आपको विवेक भाई आपके चैनल के मार्फत मैं पूरे रानीगंज विधानसभा और प्रतापगढ़ की धरती को ही बता देना चाहता हूं कि मैं अब रम गया हूं। वकालत में मेरे जीवन का उद्देश्य कंप्लीट है और मैंने कई पूर्ववर्ती में भी कहा मेरी धर्मपत्नी और 2-3 साल बाद बच्चा आ जाएगा प्रोफेशन में, तो मैं उस क्षेत्र से अपने आप को सुरक्षित कर चुका हूं। अब मेरा जीवन किसी टिकट को लेके मेरे रानीगंज से मुझको अलग नहीं कर सकता। कोई टिकट आवे टिकट जाए, उसे कोनो मतलब ना है।
मैं रानीगंज में रच गया हूं, बस गया हूं। रानीगंज परिवार मेरा परिवार है, मेरा घर है। और ये मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं, चुनाव कोई पार्टी लड़ाए ना लड़ाए, मेरी सेवा, मेरे कार्य की पद्धति, मेरे अपने लोगों के बीच में रहना, मेरे अपने लोगों के बीच में काम करना, ये निरंतर चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। एक अधिवक्ता के रूप में आपने बहुत सारे जटिल केस सुलझाए होंगे, लेकिन रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में जो गुटबाजी है, इसको आप किस तरीके से सुलझाएंगे? कोई गुटबाजी नहीं है रानीगंज विधानसभा में। यहाँ सब लोग श्रेष्ठ है, मैंने कहा ना, सब श्रेष्ठ है। और इन श्रेष्ठ जनों के अगर पार्टी मुझे चुन लेती है तो मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन राजनीतिक दल, मेरा राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल में मैं काम करता हूं, अगर उस राजनीतिक दल ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे रानीगंज की सेवा के लिए अधिकृत किया, तो रानीगंज विधानसभा में कोई गुटबाजी नहीं रहेगी। जितने ये स्थापित नाम हैं, ये सब मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरा सहयोग करेंगे और मेरे साथ मुझको चुनाव लड़ाएंगे। और अगर कहीं भाजपा से टिकट न मिला आपको, तो क्या एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे या दूसरा कोई भी रास्ता? नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो मुझे किसी दूसरे काम में लगाएगी। जिसको भी टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी रानीगंज विधानसभा में, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, उस परिवार का सदस्य होने के नाते अपनी द्वारा की गई सारी मेहनत लेके उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाऊंगा जो जिसको टिकट मिलेगा। जनता को भी डर रहता है कि जैसे नेता चुनाव जीतने के बाद दिल्ली, लखनऊ में जाकर निवास करने लगते हैं। आप पहले से ही दिल्ली में निवास कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं दिल्ली में निवास नहीं कर रहा हूं, मेरा निवास उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और दूसरी चीज है, जब मैं 2.5-3 वर्ष पहले जब यहाँ प्लान किया, तब से आप भी अच्छे पत्रकार हैं, आपसे भी रोज ही मैं 20 से 22 दिन यहाँ रह रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा ना कि मैं धीरे धीरे विमुख हो गया हूँ दिल्ली से। और प्रतापगढ़ के जो बचपन था ना, जिस बचपन ने मुझे सृजित किया है, मैं उस बचपन की तरह प्रतापगढ़ में हूं और रहूंगा। यहां से मैं जाने वाला नहीं। जीतने के बाद तो बिल्कुल जाने वाला नहीं हूं, टिकट नहीं मिलता है तब भी नहीं जाने वाला हूं। मैंने कहा ना, अब दशाश्वमेध घाट पर जब मैं जाऊंगा तो रानीगंज विधानसभा के हजारों घरों में चूल्हा ना जले, ऐसी सेवा करके जाऊंगा। इसलिए अब मेरे को कोई ये मोह माया नहीं है कि टिकट रहेगा तब मैं रहूंगा, टिकट नहीं रहेगा तो मैं चला जाऊंगा। मैं जाने वाला नहीं हूं। अभी तक हमारे जिले का ये दुर्भाग्य रहा कि इस जिले में बहुत से लाल जिले में आए और अलग अलग जगहों से आए और चुनाव लड़ने की नीयत से आए और चुनाव लड़े और नहीं सफल हुए तो वो दूसरी जगह जहां से आए वहां चले गए। लेकिन मैं चुनाव लड़ने की नीयत से आता तो इस साल आता, या 6 महीने बाद जब लोग आएंगे तब आता। मैं बहुत बड़े उद्देश्य के साथ प्रतापगढ़ की धरती पे आया हूं और वो मैं उद्देश्य को प्राप्त करूंगा। फिर भी टिकट की दावेदारी तो है ही। टिकट की दावेदारी, प्रबल टिकट की दावेदारी है, उसमें कहीं नहीं चूक रहा हूं। अंतिम क्षण तक टिकट की दावेदारी है और अंतिम क्षण तक मेरा टिकट के लिए संघर्ष रहेगा। लेकिन रानीगंज में टिकट के दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है। अरे तो इसमें ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है आलोक पांडे के पास, आलोक पांडे के नाम में, उनके काम में, कि आपको प्रथम वरीयता मिल जाएगी? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रथम वरीयता मिले, लेकिन गुणात्मक आधार पर, काम करने के आधार पर और नवीनीकरण। देखिए, हर चीज, अभी राजनीतिक दलों में बहुत सी परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे मेरे राजनीतिक दल में अभी ये बहुत सी चीजें ऐसी आई कि 50 साल के उम्र तक वालों को संगठन में भी नहीं रखा जाएगा, ऐसी भी गतिविधियां आई। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एकदम नए चेहरे आए, प्रदेश अध्यक्ष जी एकदम नए आए, उस तरह मुझे भी उम्मीद है कि नवीनीकरण हो रहा है। तो नवीनीकरण में अब हम जैसे 3-4 नंबर के पायदान के कार्यकर्ताओं की भी पूछ हो सकती है, हमें भी टिकट मिल सकता है। तो वो एक कवायद है। ऐसा थोड़ी नहीं मैं दावा कर रहा हूं नहीं मुझे ही टिकट मिल जाएगा, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया। लेकिन मैं उन सारी योग्यता को परिपूर्ण करता हूं जो किसी विधानसभा के टिकट को प्राप्त करने की होती है। तो मैं अपना दावा कर रहा हूं और मैं मांग रहा हूं। पार्टी उस योग्य समझेगी तो मुझे लड़ाएगी, पार्टी उस योग्य नहीं समझेगी तो मुझे जिस योग्य समझेगी उस काम में लगाएगी। 2022 में मिशन फेल हो गया था रानीगंज में, भाजपा का चुनाव हार गई थी। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से चुनाव में हार मिली? कार्यकर्ताओं के सम्मान में कमी और कार्यकर्ता और नेता के संवाद में कमी, ये सबसे बड़ी कमी थी।
नहीं तो जितना बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का रानीगंज विधानसभा में है, कभी कोई हार नहीं सकता। और जिन परिस्थितियों में पिछला चुनाव हमने लड़ा था, उसमें एक जाति विशेष का सिर्फ एक कैंडिडेट था, उसके बावजूद हार ये रानीगंज की जनता को आज भी नहीं पच रही है। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, कुछ ऐसा आक्रोश था कि कार्यकर्ता स्वतः प्रेरित होकर जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी तो बहुत सी समीक्षाएं हुई हैं, पार्टी के अंदर बहुत सी समीक्षाएं हुई हैं, उनके तमाम अपने अपने वो हैं, लेकिन मेरी जो समीक्षा है इन विगत वर्षों में जो काम करके मैंने समझा कि कार्यकर्ताओं और नेता के बीच में संवाद की हीनता थी, और जो स्व प्रेरणा कार्यकर्ता को होती है काम करने की, वो उसने नहीं किया, जिस कारण से हार हुई थी। रानीगंज विधानसभा को अगर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनाना है तो ऐसे कौन से 3 आपके पास ठोस विजन है जिनके आधार पर आप ये दावा कर सकते हैं कि रानीगंज आपके जनप्रतिनिधित्व में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बन जाएगी? पर्यटन के दृष्टिकोण से मेरे पास 3 ही एजेंडे हैं। रानीगंज एक बहुत ही विषम परिस्थितियों की विधानसभा है भौगोलिक दृष्टिकोण से। एक बेल्ट हमारी पूरी कृषि से आच्छादित है, संपन्न है। दूसरी बेल्ट, जिस बेल्ट से मैं आता हूं, इस बेल्ट में कुछ 3 न्याय पंचायत में से 2 न्याय पंचायत खेती बाड़ी अच्छी है, बाकी सब नरखुइया और नदी का इलाका है। लघु और मध्यम उद्योग के जो धंधे हैं वो हमें स्थापित कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टिकोण से खीरीवीर बाबा का मंदिर, जो प्रतापगढ़ के चौक से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और उस पर आज तक किसी भी सरकारी तंत्र की कोई निगाह नहीं गई है। गांव वाले सब मिलकर उस मंदिर का अच्छा जोड़ेगा, जबकि वो 1836 में जो भट्ट ब्राह्मण कश्मीर से आए थे, उनके गुरुजी द्वारा बनाया गया स्थापित मंदिर है, लेकिन उसको वो स्थान नहीं मिल पाया पर्यटन की दृष्टिकोण से जो मिलना चाहिए था। उस इलाके को हम व्यवस्थित करके बहुत बड़े पर्यटन का केंद्र बना सकते हैं। उससे माँ बाराही देवी का धाम, जहाँ गुजरात से, राजस्थान से, यहाँ से भक्तगण आते हैं, उस स्थान को बहुत व्यवस्थित और विकसित करके कॉरिडोर बनाकर हम एक पर्यटन का भी और रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन वहां उत्पन्न कर सकते हैं। लघु और मध्यम उद्योग, जो कि रानीगंज में कृषि जनित उद्योग जो होते हैं, उनको हम स्थापित करके एक बड़ी वहां की समस्या को दूर कर सकते हैं। अभी मेरा इतना ही उद्देश्य है। बाकी चिकित्सा ये सब तो सरकारें करती हैं, उसमें अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा तो शायद जो हम लोग बहुत, एक विधानसभा का हम लोग बहुत उदाहरण देते हैं, तो उससे भी अच्छा काम करने का प्रयास होगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो। राजनीति में आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्यों? एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व, आज आप सोचिए 2004 में सत्ता से बाहर गए, 2018 में इस देश से, मतलब इस धरती से ईश्वर के लोग गए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको अरुणाचल से लेके कश्मीर तक, केरला से लेके दूसरे देशों में, पाकिस्तान गए लो, भूटान गए लो, कोई भी देश, आज तक उनको सम्मान की दृष्टिकोण से अटल जी के अतिरिक्त किसी के मुंह से मैंने कभी कोई आलोचना या विवेचना नहीं सुनी उस व्यक्तित्व को लेकर। कितना विराट व्यक्तित्व रहे होंगे, उनकी सोच कितनी विराट रही होगी कि कभी उनके लिए किसी ने कोई मिथ्या या गलत बात बोली ही नहीं। कितना विशाल हृदय रहा होगा और कितना विराट व्यक्तित्व का लीडर वो रहे होंगे। तो उन्हीं जैसा कुछ बनना है, उनके जैसा ही आचरण रखना है, कोई विरोधी होकर भी विरोध ना करे, इस तरीके की कल्पना है। तो इसलिए वो रोल मॉडल भी हैं, आदर्श भी हैं, जीवन जीने की पद्धति भी है, सादगी भी उन्हीं से मैंने सीखी है, व्यक्तित्व भी उन्हीं का मैं नकल करता हूं। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करता हूं। 2027 विधानसभा चुनाव में अगर आपको मौका मिलता है, आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे होगा? समाजवादी पार्टी से या आपके ही अपने भीतरघातियों से? नहीं, कोई भीतरघाती होगा ही नहीं, और वहां पे समाजवादी पार्टी ना के बराबर हो गई। भले देखिए, परिस्थिति जन समाजवादी पार्टी वहां पे चुनाव जीती है, लेकिन वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व उस विधानसभा से कर रहे हैं, उस पार्टी के अपने लोग, अभी पीछे उन लोगों की एक बैठक हुई थी, उसमें तमाम वीडियो वायरल हुई थी कि उनके अपने स्थापित लीडर अपने ही विधायक की आलोचना और वो कर रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्तित्व को हमें क्यों दिया गया। तो वहां समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं रहने वाली है, और भीतर घात हमारे में कुछ ही नहीं।
ये सिर्फ आवरण है और बड़े बड़े लोगों का आपस में टकराव है। और मैं बहुत छोटा हूं और मैंने कहा ना कि मैं उस कुल से आता हूं जिस कुल ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की पद्धति को स्वीकार किया है। तो मुझे हाथ जोड़ना भी आता है, झुकना भी आता है, नम्रता के साथ अपनी बात कहना भी आता है, और अपने बड़े भाई अगर कोई मेरे से मतलब अगर टिकट मिल गया, कोई नाराज भी है तो उसको मनाना भी मुझे आता है। तो इसलिए मुझे कोई वो नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, और ना मुझे कोई इस बात का डर है कि मैं भीतरघात होगा। कोई भीतरघात नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी के बहकावे में आके ओट करता ही नहीं। और ये बेकार की बात है कि भीतर अपना आचरण हमको कमजोर करता है, अपना व्यक्तित्व हमको कमजोर करता है। कोई भी भीतरघात कभी भी किसी को हतोत्साहित पराजित नहीं कर सकता। बहुत मतलब भाई साहब आप समझिए कि एक पूरी पद्धति बदल गई है, जीवन जीने की कला बदल गई है। व्यक्तिगत संबंध एक दूसरे के साथ आदमी को आगे बढ़ाते हैं। कोई किसी के कहने से, देखिए किसी का आप निर्माण तो कर सकते हैं। अब मैं ये तो कह सकता हूं कि ग्लोबल भारत एक अच्छा चैनल है। ग्लोबल भारत में विवेक जी हैं और ब्रजेश जी हैं, ओझा जी हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं इस बात की तो तारीफ करूंगा तो लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर लेकिन मैं ये कहने चला जाऊंगा अगर ग्लोबल भारत जिन देखा तो कोई किसी को कोई मना नहीं कर सकता है, ये अपनी इच्छा पे होता है। तो इसलिए भीतरघात नाम की कोई चीज होती ही नहीं। मैं इस वाले शब्द को मैं स्वीकार ही नहीं करता। प्रतापगढ़ जिले की राजनीति के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, राजा भैया, प्रमोद तिवारी, प्रोफेसर शिवाकांत ओझा और राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह। आप एक एक शब्द में इनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया एक विराट व्यक्तित्व हैं और उनके अंदर एक आभा मंडल है। पूरे देश में वो जाने जाते हैं और सचमुच कुछ एक ऐसा उनके अंदर गुण होगा कि उनकी जनता उनसे इतना अगाध प्रेम करती है कि 93 से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी अपने व्यक्तित्व को लेके और अपनी विधानसभा में विकास को लेके पूरे प्रदेश में और देश में चर्चित हैं, तो वो अनुकरणीय है। और अगर जीवन में, राजनीतिक सामाजिक जीवन में हो तो उनके जैसा व्यक्तित्व आदमी को ढालना चाहिए अपने अंदर कि भाई पूरे समाज को जाने, गांव को जाने, व्यक्ति को जाने। वो उनके बारे में लोग बताते हैं। मेरा कभी मतलब बहुत ज्यादा संवाद नहीं हुआ है उनके साथ, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि वो अपने हर गांव में 10-20 लोगों को बाय नेम जानते हैं, उनके घर परिवार सबको जानते हैं। और वो एक ऐसा व्यक्तित्व तो 3 पीढ़ी उनके साथ चलती है। तो ऐसी कुछ परिकल्पना तो बहुत अच्छी चीज है। और रही बात आदरणीय प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी की, तो उनका बहुत सम्मान है, पूरे रानीगंज में सम्मान है। हम सब लोग खुद उनका सम्मान करते हैं। मैंने खुद उनके 2-2, 3-3 चुनाव में, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, मैंने बहुत चुनाव प्रचार उनका किया है। और ये चीज आप उनसे पूछेंगे तो स्वीकार भी करेंगे। आदरणीय मोती सिंह जी, हम लोग उनको चाचा कहते हैं, पिताजी के अच्छे दोस्त हैं और अच्छे व्यक्तित्व हैं, अच्छे लीडर हैं। इन सबसे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही जीवन में। इन लोगों का जितनी मेरी उम्र हो रही है उतना उनका राजनीतिक अनुभव है, तो उनसे तो मुझे सीखते ही रहना है। अगर रानीगंज में पार्टी पुराने ही चेहरों पर भरोसा जताती तो क्या आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे? या बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा और जितना मैंने अभी तक काम किया है वो सबका लाभ उनको मिलेगा अगर किसी को इस तरीके से होता है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। अगर कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा समर्पित भाव से ही काम करता है। कभी आपको उसमें कोई अलगाव दुर्गाव नहीं। और मैं कोई इतने बड़े संसाधनों वाला व्यक्ति नहीं हूं कि अपना संगठन छोड़ के, जिसपे मैंने 26-27 साल लगाए हैं, उस परिवार को छोड़ के मैं दूसरा घर बनाने चला जाऊंगा। हम लोग वो लोग हैं जो जीवन में के घर बनाते हैं और उसी में रहते हैं। आपके संघर्षों के 25 वर्ष की कहानी अगर शॉर्ट लेटर्स में समझी जाए तो क्या? कुछ नहीं है, यही है कि गांव से निकलकर महानगर तक संघर्ष जो होता है उस पे आप अगर अडिग भाव से, निश्चल भाव से और निष्पक्ष होके एक दिशा में आप बढ़ते रहेंगे तो वो रास्ते आपको मंजिल की तरफ अपने आप लेके जाएंगे। और माँ बेला देवी, बाबा बेलखरनाथ और बाराही माता आपको वो रास्ता देते रहेंगे। हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। अपने गांव के काली माई के चौरे से शुरू करते हैं और चौहरजन माई तक और शीतला माई तक चलते हैं। और इसी बीच में संसार के सारे कष्ट, सारे संघर्ष सब धराशायी हो जाते हैं। तो
ईश्वर और पूर्वजों के आशीर्वाद से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है 25 वर्ष पूर्व राजनीति का स्तर क्या था और आज की राजनीति का स्तर क्या है? देखिए, राजनीतिक स्तर सामाजिक जीवन के साथ बनता बिगड़ता रहता है। 25 वर्ष पूर्व जो सामाजिक सरोकार थे, राजनीति उसके अनुकूल थी। आज सामाजिक सरोकार बदले हुए हैं तो राजनीतिक उसके अनुकूल है। उस समय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा होता था। आज के समय में लोगों का मोबाइल और सोशल मीडिया में हस्तक्षेप ज्यादा है, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम है। तो ये सारे परिवर्तन हर 30 साल बाद होते रहेंगे और ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। इनको मैं और एक चीज आपको बता दूं, समाज में कहीं से भी विभेद या बुराई नहीं आई। एक आवरण आपको दिखेगा कि समाज बटा हुआ है, समाज में बदलाव है, लेकिन जैसे ग्रामीण आंचल में आप प्रवेश करेंगे आपको लगने लगेगा कि ये समाज वही है जिस समाज को आज के 25 साल पहले मैं छोड़ के गया था। समाज वही है, बस उसको कुरेदना है। जैसे नहीं होता, एक काई की परत आ जाने पे लगता है कि पानी गंदा है, लेकिन जैसे ही वो काई हम हटाने का प्रयास करना शुरू करते हैं, साफ पानी की धारा बहने लगती है। और वही समाज है। राजनीति का रास्ता कचहरी की दलीलों से कहीं ज्यादा पेचीदा होता है। अब देखना यह होगा कि आलोक पांडे जी वकालत की दलीलों और रानीगंज क्षेत्र की जमीनी समस्याओं के बीच कैसे तालमेल उठाते हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह था हमारा आज का पॉडकास्ट। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवालों को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल भारत, समझ खबर की।